नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां है। जो हमने 10 की प्रैक्टिस सेट एसएससी और रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट चला रखे थे, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने पहले 25 क्वेश्चन देखते थे, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण देखते थे, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम के लिए तो हम उसका एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और भी डिटेल में उस टॉपिक से संबंधित पूरे क्वेश्चन का निचोड़ ले लेते हैं। तो हम बिना देरी किए चलते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में राजा प्राय ब्राह्मणों को क्या अनुदान में पुरस्कार करते थे? तो क्या अनुदान देते थे? भूमि अनुदान में देते थे। क्या राजा भूमि अनुदान में देते थे? इसके बारे में देखते हैं। 7वीं शताब्दी में राजा अक्सर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे, जिसे ब्रह्मदेव या अग्रहार कहा जाता था। यह अनुदान राजा के प्रति उसकी निष्ठा सुनिश्चित करने और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए किया जाता। इसके दान में कृषि विस्तार और आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन सा शासक युद्ध में तोपों के प्रभावी प्रयोग के लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है बाबर। कौन जाना जाता है? प्रभावी तोपों के लिए कौन जाना जाता है? बाबर। कौन? बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, कब? पानीपत का 1526 में हुआ था प्रथम युद्ध। कब? 1526 में तोपों और उस मानव विधि का उपयोग करके इब्राहिम लोदी को हराया था। यह भारत में बारूद और तोपों के संगठित उपयोग की पहली बड़ी घटना थी, जिसमें भारतीय युद्ध कला और भविष्य के युद्धों की रणनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब हम देखते हैं बाबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, उनको एक नज़र में देख लेते हैं हम। अब हम शुरुआत करते हैं बाबर के जीवन शैली से और प्रारंभ से। क्या? प्रारंभिक जीवन से। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म 14 फरवरी को कहाँ हुआ था? 1483 में फरगना में। कौन सी जगह? फरगना घाटी में, अदीजान फरगना घाटी में। ये कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। इसके माता पिता कौन थे? इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश के थे, और माता थी कुतलुंग निसार खानम। क्या? निगार खानम, जो चंगेज वंश से थी। किस वंश से? चंगेज। तो इसको तैमूर और चंगेज जो का खून माना जाता है। क्या? भारत से बाहर युद्ध कौन कौन से युद्ध लड़े इसने? ये एशिया में। भारत आने से पहले बाबर ने मध्य एशिया में अपनी किस्मत आजमाई, जहां उसे कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। पहला है समरकंद। कौन सा? समरकंद पर विजय की थी इसने। कौन से? समरकंद पर विजय। कब? 1497 में। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसने तैमूर की राजधानी समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन 100 दिन ही टिक पाया। लेकिन समरकंद को कितने दिन नहीं जीत पाया? 100 दिन ही। अगला है सर ए पुल का युद्ध। कौन सा? सर ए पुल का युद्ध। ये 1501 में इसमें उज्बेक शासक शहबानी खान ने बाबर को बुरी तरह हराया था। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा, कौन सी पद्धति का? तुलगमा युद्ध पद्धति का अनुभव किया, जिसे बाद में भारत में इस्तेमाल किया था। तो हमारी तोपों का प्रयोग पूछा है, और तुलगमा पद्धति का भी है। अगला है काबुल की जीत। कौन सा? काबुल की जीत। काबुल 1504 में जीता इसने, और अपनी पुश्तैनी रियासत खोने के बाद बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। काबुल और
कहाँ कहाँ गजनी पर अधिकार कर लिया। यहाँ से उसका ध्यान भारत की ओर बढ़ा, भारत की ओर इसने ध्यान दिया, फिर भारत आने लग गया। भारत में आगमन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अक्सर लोग समझते हैं कि 1526 में, कब 1526 में पानीपत के युद्ध में पहली बार भारत आए थे बाबर, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत पहले भी 4 बार ट्राई कर चुके हैं। कितनी बार? 4 बार ट्राई कर चुके हैं। ये 5वां आक्रमण था। कौन सा? 1526 का पानीपत का युद्ध है, वो 5वां बार आक्रमण था। प्रथम आक्रमण कौन सा था? 1519 का। बाद बाबर ने बाजोर और बेरा के किलों को जीता। इसी समय उसने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। पहली बार बारूद का प्रयोग कब किया? जब पहल भारत आए थे। कब? 1519 में, जब इसने बारूद का प्रयोग किया था। अब इसने निमंत्रण इसको निमंत्रण से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबर को भारत में निमंत्रण किस किसने भेजा? पहला इब्राहिम लोदी के चाचा थे। कौन? आलम खां लोदी। क्या? आलम खान लोदी। और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने, और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने उसे भारत आने का न्योता दिया ताकि वह लोदी को हटा सके। किसको? लोदी वंश को, उस इब्राहिम लोदी को हटा सके। भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से? किसने, बाबर ने भारत में कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े और कौन कौन से जीते, ये देखते हैं। 1526 से 1529 तक इसने युद्ध लड़े थे। बाबर ने इन 4 युद्धों को याद करने की ट्रिक है। ये 4 युद्ध लड़े थे जिसने, कब? 1526 से 1529 तक। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। क्या? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। इसकी ये ट्रिक है। अब देखते पानी पिया से पानीपत का युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें परिणाम क्या हुआ? इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कि पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब देखते खाना खाए से खानवा का युद्ध। कौन सा? खाना खाए से खानवा का युद्ध 1527 में। 1526 में, फिर 27 में। ये खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बाबर के और राणा सांगा के मध्य। किस किस के? बाबर और राणा सांगा के मध्य। मैं तो था, बाबर ने इसे जिहाद घोषित कर दिया। किसको? ये खानवा का युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, जो धर्म युद्ध घोषित कर दिया, जिससे कि सैनिक मर मिटने के लिए तैयार हो गए, घोषित कर दिया। और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? तो खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में। चांद देखा से चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य। किस किस के? मेदिनी राय और बाबर के मध्य। परिणाम था मालवा क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। चंदेरी को भी जीत लिया इसने। फिर है घाघरा का युद्ध। कौन सा? घाघरा का युद्ध। घर गया से घाघरा का युद्ध। विपक्ष, अफगान सेना महमूद लोदी के नेतृत्व में। किसने? अफगान सेना। विपक्ष में थे अफगान सेना, जो महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। इसका प्रमुख तथ्य, यह युद्ध पानी और जमीन दोनों पर लड़ा गया, जल और थल दोनों पर लड़ा गया युद्ध है। इसमें देखते हैं। और अब बाबर का साम्राज्य के बारे में देखते हैं। बाबर का साम्राज्य उत्तर में काफी विस्तृत हो गया था। विस्तार, काबुल और कंधार पश्चिम में से लेकर बिहार पूर्व तक, और हिमालय उत्तर में
से लेकर ग्वालियर दक्षिण तक इसका अधिकार फैल चुका था। कहाँ से? पश्चिम में तो काबुल कंधार, पूर्व में बिहार और उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में था कौन सा? ग्वालियर, यहाँ तक फैल गया था। इसने राजधानी आगरा को अपनी मुख्य राजधानी बनाया। इस प्रशासन, उसने भारत में सड़क ए नाप, कौन सा? सड़क ए नाप के लिए गज ए बाबरी चलाए। कौन सी? इसने गज ए बाबरी नामक माप की इकाई शुरू की थी। उत्तराधिकारी और इसका अंत कब हुआ? 26 दिसंबर 1530 को। कब? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। किसका? बाबर का मकबरा। पहले आगरा में दफनाया गया इसको, फिर बाद में काबुल ले जाया गया, क्योंकि इसकी आत्मकथा में लिखा था कि मेरे को मेरे मुल्क से बहुत प्यार है, तो मेरे को वहीं दफनाया जाए। कौन सी जगह? काबुल ही, मेरी मृत्यु के बाद। उत्तराधिकारी, इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल। उसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना, मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह बना। अब इसके बारे में और देखते हैं। इसकी आत्मकथा पूछी जाती है। किसकी? बाबर, तुजू के बाबर। इसकी तुजू के बाबर या बाबरनामा इसकी आत्मकथा है। किसकी? बाबर की। खुद तुर्की भाषा में लिखी थी खुद ने। ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। इसकी भाषाएं पूछ ली जाती है और आत्मकथाएं पूछी जाती है, जिसमें उसके तत्कालीन भारत भूगोल और राजाओं का जिक्र है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। पेट्रापोल, कौन सा? पेट्रापोल बेनापोल रेल लिंक निम्नलिखित में से किस देश को जोड़ती है? तो ये किन किन देश को जोड़ती है? ये जोड़ती है भारत और बांग्लादेश को। कौन कौन सा? पेट्रापोल बेनापोल रेल लिंक, ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ते हैं। पेट्रापोल बेनापोल रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा पार कनेक्टिविटी और है। यह व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए दोनों देशों के बीच एक प्रमुख स्थल मार्ग है। यह ढांचा कोलकाता के बीच रेल संपर्क को मजबूत करता है। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए से मुंबई अहमदाबाद तक कार्यान्वित किया जा रहा है। तो एक सही आंसर क्या है? जापान की तर्ज पर किया जा रहा है। किसकी तरफ से? जापान की तर्ज पर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जापान की शिकानसेन, कौन सी? शिकानसेन तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है और यह भारत के परिवहन ढांचे में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जिससे यात्रा के समय भारी कमी आती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 1944 में कब? 1944 में किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा किसी भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसे किसको किया गया था? यह था असीमा चटर्जी को। किसको? असीमा चटर्जी को भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस उपाधि से? डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से असीमा चटर्जी को। कब? 1944 में। प्रसिद्ध भारतीय रसायनिज्ञ असीमा चटर्जी 1944 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। उन्हें विशेष रूप से औषधीय पौधों और उसके शोध के लिए जाना जाता है। उसका यह कार्य भारतीय विज्ञान में
महिलाओं की भागीदारी और उसके द्वारा किए महत्वपूर्ण योगदान का गौरवशाली उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? कब? 1991 से 1996 तक। 1991 क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस वर्ष एलपीजी नीति लाई गई थी। कौन सी? एलपीजी नीति, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव था। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक उदारीकरण और एलपीजी सुधार की शुरुआत की, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। उन्हें भारतीय आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है, क्योंकि उसके निर्णयों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया। अब हम चलते हैं, देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो, और अब तक की भी जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पहले तो ये देखते हैं और फिर बाद में देखेंगे कि अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री रहा है और किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। क्या अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन? मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। कौन प्रधानमंत्री होगा? अगला है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जो पूरा मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला अनुच्छेद 78। कौन सा? अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 है, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को जानकारी राष्ट्रपति को देगा। किसको? राष्ट्रपति को। अब हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची। क्या? प्रधानमंत्रियों की सूची 1947 से। अब हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। पहला है जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964। कब? 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक 17 साल, कितने? 17 साल अपने पद पर रहने वाले सीएम पीएम बने। कौन? पीएम। अगला है इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। दूसरा है गुलज़ारीलाल नंदा। कौन सा? गुलज़ारीलाल नंदा। मई 1964 से जून 1964 तक। कब? मई 1964 से जून 1964 तक। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कौन? गुलज़ारीलाल नंदा। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक। कब? 1964 से 1966। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान नेतृत्व किया। कौन? भारत पाक युद्ध के दौरान किसने नेतृत्व किया? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला है गुलज़ारीलाल नंदा। कौन? गुलज़ारीलाल नंदा। जनवरी 1966 से जनवरी 1966। फिर ये शास्त्री जी के निधन के बाद दूसरी बार कार्यवाहक पीएम बने। ये दूसरी बार कार्यवाहक पीएम बन चुके। कौन? गुलज़ारीलाल नंदा।
अगला है इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी 1966 से 1977। कब? 66 से 77 तक। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। कौन? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इसके समय में 1971 का युद्ध और बांग्लादेश बना। क्या? बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। जब कौन थी? इंदिरा गांधी। 1975 में आपातकाल लागू किया। कब? 1975 में इसने आपातकाल लागू किया। अगला है मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई 1977 से 1979। कौन? 1977 से 1979। पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री जनता पार्टी से। किससे? जनता पार्टी से मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र 81 में पीएम बनने वाले व्यक्ति थे। सबसे अधिक उम्र के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह। एक 1979 से 80। इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसी? चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। एक कभी संसद नहीं गए क्योंकि उसने पहले ही इनकी सरकार गिर गई। क्या? संसद कभी नहीं गए, उससे पहले ही इसकी सरकार गिर गई। अगला है इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1980 से 1984। कब? 1980 से 1984। दो दो बारह सत्ता में आई। कब? 1980 से 1984। पहले 1966 से 1970 तक थी, फिर 80 से 84। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी हत्या कर दी गई। कौन से? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी हत्या कर दी गई। अगला है राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। कब? 1984 से 1989। सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष के। कौन? 40 वर्ष के सबसे युवा प्रधानमंत्री। भारत के कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति लाने वाले का श्रेय किसे दिया जाता है? राजीव गांधी को। अगला है विश्वनाथ। कौन? विश्वनाथ प्रसाद सिंह। कौन? विश्वनाथ प्रसाद सिंह 1989 से 1990। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। अविश्वास प्रस्ताव से हटाने वाले पहले पीएम। पहला पीएम जिस पर आया विश्वास प्रस्ताव, किस पर? विश्वनाथ प्रसाद सिंह पर। अगला है चंद्रशेखर। कौन? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर है 1990 से 1991 में समाजवादी जनता पार्टी का नेतृत्व किया और कांग्रेस के भारी समर्थक से सरकार चलाई। पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसी के समय हुआ था। किसके समय? पीवी नरसिम्हा राव। इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। किसी? पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1996। कब? मई 1996 से जून 1996 तक 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। कौन? 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। HD देवगौड़ा। कौन? HD देवगौड़ा 1996 से 97 तक संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। कौन सी? संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। अगला है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो 1997 से 98 के बीच। कब? 1997 से 98। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के लिए गुजराल सिद्धांत। कौन? गुजराल सिद्धांत जो इंद्र कुमार गुजराल ने चलाया। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किया। कौन? 1998 में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किया। पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी। कौन? पहले गैर कांग्रेसी जिसने 5 वर्ष पूरे किया, पूर्ण कार्यकाल किया। अगला है डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। कौन? भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। RTI और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कानून इसके समय आए थे। किसके समय? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय RTI और मनरेगा जैसे कानून आए। अगला है नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी
2014 से अब तक वर्तमान तक पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम। इसके कार्यकाल में नोटबंदी, जीएसटी और अनुच्छेद 370 हटाए गए, 58 जैसे बड़े फैसले हुए। वर्तमान में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल 2024 में से अब तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तो प्रधानमंत्री से अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7? जुलाई 2025 में गोवा के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? कब? जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 में किसने ली थी? पूसापति अशोक गणपति राजू। कौन? पूसापति अशोक गणपति राजू। इसने पूसापति अशोक गणपति राजू ने जुलाई 2025 में गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वे भारतीय राजनीतिक के रूप एक अनुभवी नेता है। केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने का लंबा अनुभव रखते हैं। उसका अनुभव गोवा प्रशासनिक कार्यों में मार्गदर्शन के लिए साबित होने की उम्मीद है। अब हम जो सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देख लेते हैं एक नज़र में। चलते हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में भाग 6। कौन से? भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक में राज्य की कार्यकारिणी का उल्लेख है। तो इसके बारे में देखते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 153। कौन सा? अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। कौन? एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही राज्य 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। और अनुच्छेद 153 में है कि एक राज्य का प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 154। राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। क्या? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 है राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्या? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला है अनुच्छेद 156। कौन सा? अनुच्छेद 156। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक पद पर रह सकता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है कार्यकाल। अगला है 157। कौन सा? अनुच्छेद 157। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो, ये उसकी योग्यता है। अनुच्छेद 159। कौन सा? अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेगा। किसके समक्ष? जिस भी राज्य का वो बन रहा है उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अनुच्छेद 161। कौन सा? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 है समाधान की शक्ति। मृत्युदंड को छोड़कर और सभी में समाधान की शक्ति इसकी है। अनुच्छेद 163। कौन सा? अनुच्छेद 163। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। कौन? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अगला है अनुच्छेद 213। कौन सा? अनुच्छेद 213। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 213 में। अब सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देख लेते हैं हम। क्या? राज्यपाल और मुख्यमंत्री। पहला है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन? हरिराव किशन राव बागड़े। गोवा के प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत। पूसापति अशोक
गजपति राजू। कौन? पुष्पापति अशोक गजपति राजू। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल कौन है? राज्यपाल है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मोहन यादव। कौन? मोहन यादव। और वो वहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन? मंगूभाई छगनभाई पटेल। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। कौन? फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल है। अगला देखते हैं बिहार के नीतीश कुमार। कौन? बिहार के नीतीश कुमार। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी असीम कुमार घोष वहाँ के राज्यपाल है। पंजाब के भगवंत मान। कौन? भगवंत मान। गुलाब चंद कटारिया वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो राज्यपाल है। अगला देखते हैं। अगला है गुजरात। कौन? गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। कौन? भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत वहाँ की वो है राज्यपाल। कर्नाटक के सिद्धारामैया। कौन? सिद्धारामैया। थावरचंद गहलोत वहाँ के राज्यपाल है। तमिलनाडु के M.K. स्टालिन। कौन? M.K. स्टालिन। R.N. रवि। कौन? R.N. रवि वहाँ के राज्यपाल है। केरल का है पिनाराई विजयन। कौन? पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकेर। कौन? अलंकेर। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी और CV आनंदीबेन बोस वहाँ के राज्यपाल है। झारखंड के हेमंत सोरेन। संतोष कुमार गंगवार वहाँ के वो है राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। कौन? रमेश डेगा वहाँ की राज्यपाल है। ओडिशा के मोहन चरण मांझी। हरिबाबू कंबमपति है वहाँ की। आंध्र प्रदेश के N. चंद्रबाबू नायडू वहाँ के राज्यपाल है। एस अब्दुल नजीर। तेलंगाना के A. रेवंत रेड्डी जिष्णुदेव वर्मा वहाँ के राज्यपाल है। असम के हिमंत बिस्वा शर्मा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वहाँ के राज्यपाल है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। गुरमीत सिंह वहाँ के प्रधानमंत्री है, वो राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिव प्रसाद शुक्ल वहाँ के वो राज्यपाल। अब देखते केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कौन? रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री है। और उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन? विनय कुमार सक्सेना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है और वहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा वहाँ के उपराज्यपाल है। अगला देखते हैं लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? कविंद्र गुप्ता। कौन? कविंद्र गुप्ता। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कौन? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। कौन? BNSS 2023 में अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 531 है। कितनी? 531 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह लाई गई है। कुल 531 अनुभाग है, धाराएं हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और न्याय को अधिक सुलभ और तीव्र बनाने के लिए लाई गई है। यह कानून भारत की कानूनी प्रक्रिया में के एक व्यापक सुधार और प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2024 में समाचार पत्रों में देखी गई एक केंद्र प्रायोजित योजना ULLAS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से। ULLAS योजना शिक्षा से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर वयस्क को बुनियादी साक्षर और जीवन कौशल प्रदान करता है। यह
योजना समाज के जीवन पर्यंत सीखने और संस्कृति को बढ़ावा देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहला हॉकी कब भारत में पहला हॉकी क्लब में कलकत्ता में स्थापित हुआ? कौन सी जगह? कलकत्ता में स्थापित हुआ। तो एक का सही आंसर है कब? पहला कब हुआ था? 85-86 में। कब? 1885-86 में पहला हॉकी। भारत में पहला हॉकी क्लब बेस्टन 1885-86 के आसपास कलकत्ता में स्थापित हुआ था। यह भारत में आधुनिक हॉकी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इसमें खेल जगत में हॉकी की लोकप्रियता को जमीनी स्तर पर बनाने के लिए आधार प्रदान किया और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक खेल परंपरा शुरू की गई। अब हम हॉकी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। अब हॉकी से संबंधित हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। अब हॉकी का इतिहास और स्थापना। पहला भारत में पहला हॉकी क्लब 1885-86 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में स्थापित किया गया। विश्व संस्था हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FIH हायर करती है, नियंत्रित करता है और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। कौन सी जगह? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक में भारत। क्या? ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 में। कब? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। कौन सा? एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अगला है खेल की संरचना। इस खेल के बारे में देखते हैं। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते। 11 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। खेल की अवधि। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच 60 मिनट का होता है, जिसे 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में बांटा गया है। कितने? 4 क्वार्टर में 15-15 मिनट के। मैदान की माप। कौन सा मैदान का माप? हॉकी का मैदान 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखते। हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लेते हैं। बुली खेल को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया है। कौन सी? बुली। पेनाल्टी कॉर्नर इसे शॉर्ट कॉर्नर भी कहते हैं। क्या? शॉर्ट कॉर्नर भी कहते हैं। स्कूप। क्या? स्कूप। गेंद को जमीन से उठाकर हवा में मारना स्कूप कहलाता है। अगला है ड्रिबल। कौन सा? ड्रिबल क्या है? ड्रिबल गेंद की स्टिक से नियंत्रण करते हुए आगे ले जाना ड्रिबल कहलाता है। स्टिक, फ्लिप, अंडरकटिंग, ग्रीन कार्ड चेतावनी, येलो कार्ड अस्थायी निलंबन, ये सभी इससे संबंधित है। प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ कौन कौन सी है इससे संबंधित? अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी कौन सी है? अजलाम शाह कप, विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये सभी इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कप है। और भारत में कौन कौन से? भारत में है राष्ट्रीय बेटन कप। यह भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। कौन सा? बेटन कप। आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, नेहरू ट्रॉफी, ये सभी भारत में ट्रॉफी। वर्तमान जानकारी 2000। पुरुष टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत सिंह है, कौर नहीं। हरमनप्रीत कौर तो महिला उसकी कप्तान है। महिला टीम कप्तान कौन है? क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर तो क्रिकेट टीम से संबंधित है महिला। सलीमा टेटे महिला टीम की कप्तान है। और पुरुष कोच कौन है? क्रेग फुलटन। कौन? क्रेग फुलटन। ताज़ा उपलब्धि। भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हैं?
इसमें मेजर ध्यानचंद इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके दिन कब 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बलवीर सिंह सीनियर, इसके नाम ओलंपिक फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। PR सिरजेश, भारत के पूर्व दिग्गज गोलकीपर जिसे दीवार के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ICC पुरुष T20 विश्व कप कौन सा? ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 किस टीम ने जीता था? ये किसने जीता था? भारत ने। कब? भारत ने 2024 में आयोजित ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता। फाइनल के मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। यह जीत भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण रही है। पूरे देश में उत्सव मनाए विश्व स्तर पर भारतीय टीम के दबदबे फिर से साबित किए। अब हम भारत के क्रिकेट टीम के बारे में देख लेते हैं। क्या भारत के ICC में कौन कौन सी वर्ष कप जीते ये देखते हैं। अब 2024 के पुरुष T20 विश्व कप के बारे में देख लेते हैं हम। विजेता भारत रहा था। इसका विजेता भारत दूसरी बार। कब? दूसरी बार खिताब। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता। मेजबान देश कौन कौन थे? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। क्या? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। नवा संस्करण था। कुल टीम 20 थी। पहली बार इतने बड़े स्तर पर खेला गया। फाइनल मैच कैसी गठन और ओवर ब्रिटाउन बारबाडोस में खेला गया। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। अगला है 2024 में T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को भारत की। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला? विराट कोहली को 76 रन बनाए थे। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन था? रहमानुल्लाह गुरबाज। क्या? रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के 281 रन बनाए। 2024 में T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? फजल हक फारूकी अफगानिस्तान और अर्शदीप सिंह भारत, दोनों ने 17 विकेट लिए थे। कितने 17। भारत ने अब तक कितनी बार T20 विश्व कप जीता है? 2 बार, 2007 और 2024 में। T20 विश्व कप 2024 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? 20 टीमों ने। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने 2024 का विश्व कप जीता है? रोहित शर्मा। किस टीम ने पहली बार T20 विश्व कप की मेजबानी की? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। टूर्नामेंट में एक मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया? निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के थे। 98 रन बनाए। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार किस वर्ष T20 विश्व कप में फाइनल में पहुंची? 2024। भारत टीम के मुख्य कोच कौन थे जिन्होंने इस जीत के बाद अपना कार्यकाल समाप्त किया? राहुल द्रविड़। T20 विश्व कप 2024 के बाद किस भारतीय खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। इन तीनों ने इसके बाद संन्यास की घोषणा की। टूर्नामेंट का पहला मैच किन 2 देशों के बीच हुआ? USA और कनाडा। किसके? USA और कनाडा। किस टीम ने सेमीफाइनल में पहली बार जगह बनाकर इतिहास रचा? अफगानिस्तान। T20 विश्व कप 2024 का आधिकारिक नारा क्या था? आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्या? आउट ऑफ द वर्ल्ड। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से हराए? 7 रन से।
चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2012, क्वेश्चन नंबर 2012 है, क्वेश्चन 12 है 2024-25 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो ये किसने जीती थी? ये विदर्भ ने जीता थी। किसने? विदर्भ। 2024-25 में किस सत्र की रणजी ट्रॉफी विश्व विदर्भ की क्रिकेट टीम ने जीती। रणजी ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। विदर्भ टीम की यह जीत उनकी मेहनत, निरंतरता और उत्कृष्ट टीम भावना का परिणाम है, जिसने उसे घरेलू सर्टिफिकेट से यह शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पार्वती अर्गाभ्यारण्य। कौन सा? पार्वती अर्गाभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये कौन से राज्य में? ये उत्तर प्रदेश में। कौन सा? पार्वती अर्गाभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है और आर्द्र भूमि के संरक्षण का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ विविधता स्थानीय और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती है और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय मंडल खेल 2024। क्या राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में आयोजित किए जाएंगे? कहाँ किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे ग्लासगो। क्या? ग्लासगो। राष्ट्रीय मंडल खेल 2024 आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में तय किया गया। यह खेल आयोजन विभिन्न राष्ट्रमंडल खेल देशों के एथलीटों को एक मंच पर लाना है। ग्लासगो में होने वाले ये खेल एथलेटिक उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, जिससे खेल प्रेमियों की विभिन्न खेलों में रोमांच का अनुभव प्राप्त होगा। अब हम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जान लेते हैं। अब हम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रथम आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। पुराना नाम इसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। किसको? राष्ट्रमंडल खेलों को। आयोजक अंतराल ये 4 साल के बीच में होता है। कितने? 4 साल के अंतराल में होता है। मुख्यालय इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम। कौन सी जगह? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। 2022 का खेल के बारे में देखते हैं। चूंकि 2026 भविष्य में है, इसलिए 2022 मेजबान शहर देखते हैं। बर्मिंघम, इंग्लैंड। कौन सा? बर्मिंघम, इंग्लैंड। शुभंकर पेरी। कौन सा? शुभंकर पेरी था एक बहुरंगी सांड। कौन सा? पेरी एक बहुरंगी सांड था। भारत का प्रदर्शन। भारत ने कुल 61 पदक जीते। कितने? 61 पदक जीते। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। कितने? 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा था। कौन सा? भारत का स्थान चौथा था। सबसे सफल खेल कौन था? कुश्ती। भारत ने इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड जीते। किसमें? कुश्ती में। अगला 2026 राष्ट्रीय मंडल खेल आगामी मेजबान ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। कौन सी जगह? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। विशेष बात है, लागत कम करने के लिए इस बार खेलों की संख्या कम की गई है। इसमें केवल 10 खेल शामिल किए जाएंगे, जिसमें जैसे एथलेटिक्स, तैराकी, बास्केटबॉल आदि। क्रिकेट और कुश्ती जैसे खेलों को इस बार सूची से हटा दी गई। भारत और राष्ट्रमंडल खेल। क्या? भारत और राष्ट्रमंडल खेल। भारत ने पहली बार 1934 लंदन के खेलों में भाग लिया था।
प्रथम भारतीय पदक विजेता राशिद अनवर कुश्ती में कांस्य पदक 1930 में जीता। भारत में आयोजन, भारत में ने केवल एक बार 2010 में, कब 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 के खेलों में रहा 101 पदक। कितना? 101 पदक। तो इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में प्रथम, 2010 में नई दिल्ली में भारत, 2018 में गोल्ड कोस्ट अमेरिका में, 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में, 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डूरंड कप 2025। कौन सा? डूरंड कप 2025 किस महीने में शुरू हुआ था? किस महीने में शुरू हुआ था? ये जुलाई 2025 में। कब? जुलाई में हुआ था। डूरंड कप 2025 का आयोजन जुलाई महीने में शुरू हुआ। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया के सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक। इसकी शुरुआत फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह भर दिया और यह भारत में फुटबॉल संस्कृति पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये जीता कौन था? तो ये इसके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं डूरंड कप 2025 के बारे में। आयोजन की अवधि टूर्नामेंट की 23 जुलाई से 23 अगस्त तक 2025 तक। विजेता कौन था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC। कौन? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC। उन्होंने अपना दूसरा खिताब जीता। और देखते इसके बारे में। उपविजेता कौन था? डायमंड हार्बर AFC। कौन सा? डायमंड हार्बर AFC। फाइनल स्कोर, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से के बड़े अंतर से हराया। फाइनल का स्थान विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में। कौन सी जगह? साल्ट लेक स्टेडियम। टूर्नामेंट का स्वरूप, कुल टीमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें से ISL और भारतीय सेना की टीम शामिल थी। कुल मैच, पूरे टूर्नामेंट में 43 मैच खेले गए। मेजबान शहर, इस बार टूर्नामेंट में 5 राज्यों के 6 शहरों ने आयोजन हुआ। कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोकराझार असम, शिलोंग मेघालय, इम्फाल मणिपुर और जमशेदपुर झारखंड। टॉप स्कोरर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अलाअच्छिन अजाराई ने सबसे ज़्यादा 8 गोल किए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, आगरा किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ये नहीं होना चाहिए था, डायरेक्ट होना चाहिए था। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है जब सही होता। एक, यह मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। तो ये हमारा 2 सही है और 1 गलत है, क्योंकि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, इसलिए कथन 1 गलत है। और मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था, इसलिए कथन 2 सही है। किला मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में के सबसे प्रभावशाली स्मारकों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चांद लाहो मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक त्योहार है। यह किससे संबंधित है? चांद लाहो किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। क्या? एक तो मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक त्योहार है जो नृत्य से संबंधित है। चांद लाहो मेघालय की खासी जनजाति, कौन सी? खासी जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह त्योहार फसल कटाई के समय ईश्वर का आभार व्यक्त करने और सामाजिक एकता के लिए मनाया जाता है।
यह लोक नृत्य न केवल सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित करता है बल्कि सामुदायिक के लोगों को एक साथ जोड़ने की सहायता करता है। अगला है गोटीपुआ नाच। कौन सा? गोटीपुआ नाच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? गोटीपुआ नाच ओडिशा से संबंधित है। कौन से? ओडिशा से। गोटीपुआ नाच ओडिशा राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य शैली है। इसमें युवा लड़के लड़कियों के वेश में नृत्य करते हैं। यह ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर की संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है और यह नृत्य कला के माध्यम से भक्ति और धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करने का एक सुंदर तरीका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य और पृथ्वी के बीच प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी है? तो ये कितनी है? 8 मिनट 31 सेकंड। क्या? 8.31। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का औसतन कितना है? 8 मिनट 3 मिनट का समय लगता है। यह दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे खगोलीय इकाई के रूप में जाना जाता है। यह तथ्य अंतरिक्ष विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की गति के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लैग्रेंज बिंदु। कौन सा? लैग्रेंज बिंदु को विश्व के रूप बिंदुओं को बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो कहाँ किस बिंदु के रूप में जाना जाता है? लाइब्रेशन। कौन से? लाइब्रेशन के। लैग्रेंज बिंदुओं को लाइब्रेशन पॉइंट भी कहा जाता है। ये अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र है जहाँ दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल एक तीसरे छोटे पिंड पर संतुलित करता है और यह स्थानीय अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत स्थिर और उपयोगी होता है, जहाँ उपग्रहों को लंबे समय तक स्थगित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21 है न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? कौन सी? न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? तो पहला नियम कहता है क्या है? गति का पहला नियम। इसमें तो वो ऑप्शन गलत आ गए, यह क्वेश्चन गलत टाइप होगा। यह न्यूटन की गति का पहला नियम है जिसे जड़त्व का नियम, क्या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह बताता है कि वस्तु अपनी स्थिति को बदलने का विरोध करते हैं जब तक वह उस पर कोई भारी बल न लगे। यह भौतिकी का आधार है जो हमें वस्तुओं के लिए गति को समझने में मदद करता है। अब हम न्यूटन के सभी गति के नियमों के बारे में देख लेते हैं। अब हम न्यूटन की गति के नियमों के सब बारे में देखते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में, कब? 1687 में अपनी पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपिया। कौन सी? प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। कौन सा? जड़त्व का नियम। अभी परिभाषा है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी और यदि वह एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल न लगाया जाए। अगला देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसे गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। किससे? जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। उदाहरण, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। हथौड़े को हत्थे से कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारना होता है। अगला द्वितीय नियम, संवेग का नियम। द्वितीय नियम कौन सा? संवेग का नियम। परिभाषा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और वह परिवर्तन बल की दिशा में होती है। इसका सूत्र है F बराबर m ए। क्या? F बराबर m इंटू ए।
जहाँ एफ का अर्थ है बल, एम का अर्थ है द्रव्यमान और ए का अर्थ है त्वरण। मुख्य बिंदु देखते हैं। इसमें बल का सूत्र प्राप्त होता है, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, P बराबर m इंटू वी। जिसमें उदाहरण देखते, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है ताकि चोट कम लगे। वो उस समय बढ़ाकर बल कम करता है। क्या समय बढ़ाकर बल कम करता है। ऊंची कूद के मैदान में गद्दे या रेत का बिछा होना, ये भी इसका उदाहरण है। अगला है तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसकी परिभाषा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मुख्य बिंदु, क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। रॉकेट का उठना, क्या? रॉकेट का उड़ना, जैसी गैस नीचे की ओर निकलती है और रॉकेट ऊपर जाता है। बंदूक से गोली चलने पर, ये इनके उदाहरण हैं। चलते इस प्रकार, बल का मात्रक न्यूटन और संवेग का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? केवल वस्तु के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान अधिक होने को जड़त्व भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। किस कंपनी ने मार्च 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती, कौन सी जगह? आंध्र प्रदेश के अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र शुरू करने की योजना की घोषणा की? तो ये किसने की थी? IBM ने। किसने? IBM ने। IBM ने मार्च 2026 तक अमरावती आंध्र प्रदेश में अपना क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जो भारत में एक उन्नत तकनीक के विकास को बढ़ावा देगा। यह पहल भारत को तकनीकी मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाने और भविष्य की कंप्यूटिंग चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदोबस्त लागू किया? कौन? स्थायी बंदोबस्त। ये कब किया था? 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त, कौन सा? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, जिसका उद्देश्य भू राजस्व को निश्चित करना था। भारतीय कृषि ढांचे और जमींदारी व्यवस्था को महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, जिसके दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भारत के औपनिवेशिक इतिहास पर आज भी देखे जा सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो एक कौन सा है? शुद्धांत्र। कौन सा? शुद्धांत्र। मनुष्य की आहार नाल में शुद्धांत्र सबसे लंबा भाग होता है। ये पाचन प्रक्रिया में भोजन से पोषण तत्वों में अवशोषण के लिए मुख्य अंग है। यहाँ भोजन पूरी तरह से पचता है, शरीर के आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मानव शरीर का जैविक संरचना का एक अद्भुत जटिल हिस्सा है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यूरोपियों में हड़प्पा वासी कौन सी फसल उगाने वाले पहले लोग थे? कौन? यूरेशिया में हड़प्पा वासी कौन सी फसल उगाने में पहले लोग थे? तो ये कौन सी फसल उगाते थे? कपास। कौन सी? कपास। हड़प्पा वासी कपास से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करने वाले दुनिया के पहले लोगों में से एक थे। मेसोपोटामिया के लोग कपास को सीडन कहते थे। क्या? सीडन कहते थे, जो सिंधु घाटी के जुड़ाव को दर्शाता है। कपास की खेती में हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक और वस्त्र उद्योग का उन्नत सबसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो, आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमने लगभग
6-7 क्वेश्चनों का तो डिटेल में एनालिसिस देखा है, और क्वेश्चनों का जो नीचे देख रखा है वही सॉल्यूशन देखा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।